हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए हमने जो प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैं आपको 9 शिफ्टों के पेपर तो कंप्लीट करवा चुका था, लेकिन बीच में जैसे सीपीओ का एग्जाम हो गया, फेज वाला एग्जाम हो गया, तो इसके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे। बट यहाँ से आपके पास बहुत कम टाइम बचा है सीएचएसएल के लिए, क्योंकि 1 जुलाई से आपका स्टार्ट है और 11 तारीख तक चलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ से जो लास्ट टाइम है आपका, तो लास्ट टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और एग्जाम में किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ आपको इग्नोर करनी है, तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास होगी सीएचएसएल के लिए। इसके बाद में हम सीजीएल के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2010 से लेके अभी तक के जितने भी सवाल हैं वो सभी सवाल हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, यहाँ से आपका एग्जाम देखिए परसों है, तो परसों को आपको क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कल के दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना फ्री हो सको उतना फ्री रहना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नींद लेनी है, क्योंकि बर्डन लेके जाओगे तो फिर पेपर बहुत ज़्यादा खराब होता है आपका। कुछ भी पढ़ना नहीं है कल, केवल आज के दिन आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर पे थोड़ा सा आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, जितनी कैलकुलेशन हो गई, जितना कुछ शॉर्ट रिवीजन आपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो शॉर्ट रिवीजन आप कर सकते हो, जितने फॉर्मूले हैं वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, एग्जाम में जाते ही आपको क्या करना है, एग्जाम में एक तो सबसे पहले टाइम से पहले जाना आपको। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी एंट्री है उससे पहले ही चले जाना, क्योंकि घबराहट होने लग जाती है फिर वहाँ पे। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे जाओगे फिर ज़्यादा घबराहट होगी तो फिर पेपर भी खराब हो जाता है। कोशिश करना टाइम से पहले चले जाओ, आधे घंटे पहले जाओ, आराम से रिलैक्स हो और फिर पेपर को स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे ही मैथ का पेपर आए, मैथ के पेपर में आपको 2 राउंड में सोल्व करना है पूरे कंप्लीट 25 क्वेश्चंस को। पहले राउंड में कौन से सवालों को करना है, उन सवालों को करना है जो देखते ही आपको आ रहा है। 15 सेकंड 20 सेकंड में अगर क्वेश्चन हो रहा है तो उसको करना है। अगर दिख रहा है कि नहीं होगा हमसे 15-20 सेकंड में, तो उसको छोड़ दो सेकंड राउंड के लिए। मेनली यहाँ से 25 सवालों में से 17 से 18 सवाल इतने बेसिक होते हैं कि आप उनको 15 से 20 सेकंड में कर सकते हो। बाकी के जितने सवाल हैं, जैसे डीआई के सवाल हो गए, कुछ नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया या फिर आपसे नहीं हुआ, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, तो उसको सेकंड राउंड में आपको सोल्व करना है। टाइम वेस्ट मत करना है कि एक क्वेश्चन नहीं आया और उसके पीछे आप लग गए और 2-3 मिनट खराब कर दिए, क्योंकि पहले राउंड में अगर 2-3 मिनट खराब कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, 15-15 सेकंड के जो सवाल बन रहे थे, 4 से 5 सवाल, वो आपके छूट जाएंगे। तो 25 सवाल होंगे ही नहीं फिर आपसे। और मैंने जो सीरीज आपको बताई है, इस सीरीज में यही चीज आपको समझाई है कि इन 25 सवालों को आप आराम से 15 से 20 मिनट में कर सकते हो। 15 से 20 मिनट में इजीली कर सकते हो अगर आप 2 राउंड में सोल्व करोगे तो। पहले राउंड में केवल और केवल इजी सवाल, और सेकंड राउंड में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ गए, नए क्वेश्चन आ गए, डीआई के सवाल आ गए, उनको आप सोल्व करना है। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके यहाँ से थॉट प्रोसेस हम लगाने की कोशिश करते हैं पहले राउंड में, कि जो भी इजी सवाल आए हैं उसको और भी कम टाइम में सोल्व कर सके। वही टाइम बचेगा जो दूसरे राउंड में हम यूज करेंगे। ठीक, एक एक सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पूरा खेल एसएससी में केवल और केवल टाइम का है। सबको कंसेप्ट पता है, सबको पूरी मेहनत आती है, बट वहां पे टाइम मैनेज नहीं करना आता है। आप चाहे कितनी पूरी साल मेहनत कर लो, लेकिन वहां पे अगर 1 घंटा खराब कर दिया तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करना वहां पे आपको 100% देना है, और 100% कब दोगे, तब रिलैक्स होगे और चीजों को थोड़ा सा फास्ट करोगे। ठीक है, तो उस पर पहले से प्रैक्टिस होती है, तब आप वहां पे कर पाते हो। लेकिन फिर भी आप फ्री होके जाओगे तो आराम से 100% दे पाओगे आप। फिर भी यहाँ से हम देखते हैं कि इस अगर आपसे 4 अगस्त, देखिए यहाँ से जो शिफ्ट है वो सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर की हैं, उसको आपको कैसे सोल्व करना होता अगर एग्जाम में आप कर रहे होते, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये शिफ्ट करेंगे और इसको देखते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में करना होता है, पहले राउंड और 2 राउंड में ही आपको सोल्व करके बताऊंगा पूरा एग्जाम में। ठीक है, जो एग्जाम अप्रोच होती है वहीं लगाएंगे। अगर 2025 के टारगेट करते हुए आप तैयारी कर रहे हो, कि जैसे कॉलेज से पास आउट हुआ है, अभी पास आउट हुआ है और प्रिपरेशन कर रहा है सीजीएल के लिए, तो आप मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको कोर्स मिलेगा और यहाँ से नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट बेच है, अर्थमेटिक का बेच है, तो ये आपको पूरा प्ले स्टोर पे अपना ऐप मिल जाएगा, मैथ्स विद गजानन, वो डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स है वो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने 25 सवालों को, और मेनली 25 सवाल हैं वो 13 मिनट 14 मिनट में आराम से हो जाते हैं जब आप एग्जाम में करते हो तो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपकी स्पीड थोड़ी कम है, कैलकुलेशन स्पीड कम है, तो कोशिश करना उसको 17 से 18 मिनट या 20 मिनट, लास्ट इतने ही मिनट में आपको करना है, क्योंकि सेकंड राउंड आपका बचना चाहिए, उसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं ताकि आप सोल्व कर सको। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ में करना है, ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चंस तो करके आ जाओ पर पूरे गलत करके आ जाओ। एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। अब देखो, ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, ये देखते आपको पता चलना चाहिए कौन सा टाइप का सवाल है। क्या बोला गया है, देखो 5 घंटे में 80 किलोमीटर पर हो गया, तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो यहाँ से जो इजी सवाल आते हैं ना इसी टाइप के आते हैं।
कि 5 घंटे में स्कैन करना है क्वेश्चन को, 5 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता तो उसको कितना टाइम लगता। एक लाइन में आपको लिखना है, क्या लिखोगे भाई, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कितने घंटे, 5 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गई। और इस डिस्टेंस को वो चला रहा है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस इसको सोल्व करना है। अब जितना जल्दी सोल्व कर सको वो आंसर आ जाएगा आपका। सोल्व करोगे यहाँ से 5 से, और 5 से 15, और यानी 8/3 हो गया, तो 2 सही 2/3 होगा। 2 सही 2/3 का मतलब क्या होगा, 2.666 इस तरीके से होगा। तो परसेंटेज में फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, जितनी भी फ्रैक्शन है वो चीज आपको याद रखनी है। पहला काम यहाँ से आपको, जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि कैलकुलेशन तो आपको टाइम क्यों लग रहा है। जैसे ये पता चल गया यहाँ से टाइम हमें ज्यादा लग रहा है कैलकुलेशन की वजह से, तो ये चीजें आपको करनी है। फिर अगर मल्टीप्लीकेशन ट्रिक नहीं आती है तो वो पता करनी है आपको, डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो फिर वो चीज आपको कवर करनी होती है। तो ये चीजें आपको, जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्लियर करो आप। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन ही आपकी कैलकुलेशन बढ़ाएगी। तो परसेंटेज में फ्रैक्शन पूरी की पूरी याद करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन का काम है ये। तो मैं साथ के साथ ये भी बताते चलूंगा कौन सी चीज आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। इनमें एक किसी पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके सेलिंग प्राइस का 92% है। तो ये थॉट प्रोसेस से कर सकते हो आप, आराम से माइंड में ही कर सकते हो। बोला है कि 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, सॉरी कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस का क्या है 92%, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस 92 होगा। बोला है इसके सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, बट वो किस पे होगा, 100 रुपए पर होगा। 8 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पर हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 8% ही हो गया, आंसर 8% आ गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन को देखते ही करोगे बिना पेन लगाए। बाकी अगर कोई बेसिक से करना चाहता है तो इस तरीके से समझो आप कि इसने बोला है सेलिंग प्राइस का जो कॉस्ट प्राइस है वो 92% है, कॉस्ट प्राइस है वो 92% है, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 है विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस 92 होगा। तो मुझे बताइए यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रुपए का। अगर रियल प्रॉफिट निकालते तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते, बट इसने बोला सेलिंग प्राइस पे बता दीजिए, तो यहाँ से इंटू 100 सेलिंग प्राइस पे आप निकालोगे 8% आएगा। क्या है, ऐसे करोगे। बट एग्जाम में ऐसा करना नहीं होता, इस टाइप के इजी सवालों को आप देखते ही कर लोगे। एलजेब्रा में इस टाइप के जितने भी केस हैं वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि अक्स प्लस अगर 1/x दे रखा है, के अगर दे रखा है तो अक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर ये दे रखा है तो अक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अक्स माइनस 1/x कैसे निकालोगे, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x तो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कैसे निकालोगे, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कैसे निकालोगे, अगर माइनस आए तो कैसे निकालोगे। इसके जितने भी टाइप हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद करना है, ये रिवीजन का काम है। इन पे बेस सवाल आएगा आपका, इन पे बेस एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, 110% है एलजेब्रा से सवाल दिखेगा आपको। क्लियर है, क्या बोला गया है, x प्लस 1/x 7 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए, तो इसके लिए x माइनस 1/x चाहिए। तो सबसे पहला काम तो यहाँ से x माइनस 1/x चाहिए, वो क्या आएगा, कैसे होल करते हैं, इसका स्क्वायर करके -4 कर दो, इसका रूट कर दो, तो 49 में से 4 कम कर दोगे, इसका रूट कर दोगे तो 45, और 45 का रूट करोगे तो 3√5 आ गया। क्या ये आ गया क्या आपके पास। और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए, तो वो क्या होगा कि x माइनस 1/x अगर k है तो k क्यूब प्लस 3k होता है। ठीक, तो यहां से फॉर्मूला वगैरह लिखना नहीं है। अब यहां से जैसे 3√5 आ गया, अब डायरेक्ट आप लिखोगे, इसका क्यूब कर दोगे तो 27 इंटू 5, 27 इंटू 5√3, ये तो क्यूब हो गया इसका। और इसमें जोड़ देना है आपको 3 रूट के हैं, तो यहां से करना आपको 3 या 9√5, ये हो गया आपके पास कितना 135√5, सॉरी 135√5, और ये 5 है यहाँ पे, और ये 9√5, तो ये हो जाएगा 144√5, आंसर आ जाएगा 144√5, ऐसे आएगा, ये होगा आंसर। ऐसे आपको जितने भी कंडीशन है वो यहाँ पे आपको सोचनी नहीं है, ये सिर्फ माइंड में आनी चाहिए कि जैसे ये दे दिया और देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। फिर ये चीज अपने माइंड में होगी, ये फॉर्मूला है, ये सब कुछ फॉर्मूला अपने माइंड में होना चाहिए, अप्लाई ही करना है वहां पे केवल। और इसके लिए तैयार रहना है कि ऐसा इस टाइप का सवाल आएगा तो आएगा, और तब आएगा तो कैसे करेंगे उसको। ये फेमस सवाल है, इस टाइप के सवाल सर्कल में देखने को मिलेंगे। यहाँ तो या तो टेंजेंट लेंथ पूछी जाएगी, या यहाँ से ट्रांसवर्स और या डायरेक्ट टेंजेंट कॉमन टेंजेंट पूछी जाती है। दो टाइप के सवाल बनते हैं, ध्यान होना चाहिए यहाँ से। अब फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है कि इसका डायग्राम क्या होगा फिर क्या होगा, दोनों के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि दोनों की रेडियस ये है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछी गई है, तो ये क्या होता है, ये होता है दोनों के कॉमन, दोनों के जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, तो 24 और 18 जोड़ दोगे तो 42 का स्क्वायर, बस इसका रूट कर देते हैं।
अगर यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछी जाती तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कर देते, R1 माइनस R2 कर देते, तब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाती। तो दो टाइप के सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से सोल्व करोगे, ये मत करना यहाँ से स्क्वायर जो कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इसका स्क्वायर कर रहे हो, इसका स्क्वायर कर रहे हो, फिर डिफरेंस निकाल रहे हो। क्या कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार तो जोड़ना है, तो 50 और 90 जोड़ दोगे, यहाँ से 90 हो गया, एक बार घटा दोगे तो ये 6 हो गया, इसका रूट कर देना। क्या बनेगा यहाँ से, देखो 9 है तो 9 का तो बाहर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 है तो 2 और बाहर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा 5 या 15, तो 6√15 आ गया, 6√15 आंसर आ गया। यस, क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ाना आपके हाथ में है, कम करना भी आपके हाथ में है, तो आप कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का फिक्स सवाल है। आप यहाँ से जब भी जो मेथड यूज करोगे वो इफेक्टिव रेट का ही यूज करोगे, इफेक्टिव रेट से ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या बोला गया है कि 5% की रेट से, और यहाँ पे रिवीजन क्या करना है आपको, जितनी भी इफेक्टिव रेट है, जितनी भी इफेक्टिव रेट है, अब ये कंसेप्ट आपको पता होगा इफेक्टिव रेट वाला, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और यहाँ से इनके लिए आपको 5% और 10% की, ये इफेक्टिव रेट आपको याद करनी है। ठीक है, 2 साल के लिए तो यहाँ से 2 साल के लिए करोगे, 10% के लिए करोगे, 3 साल, 4 साल और 2 साल के लिए, इनके लिए आपको याद ही रखनी है। तो जैसे यहाँ से 5% के लिए बोला है 3 साल के लिए, तो 15.76 होता है इफेक्टिव रेट। बोला है 18,000 पे, 18,000 का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो पहले तो इंटरेस्ट ही निकाल देते हैं, तो 15.76%, इतना परसेंट हमें निकालना है। अब ये कैलकुलेटिव है बट कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, और कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, वो चीज़ सीखो। देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0.7 से कर दो, फिर 0.06 से कर दो, ऐसे करते हैं अपन, बट अप्रोक्सीमेशन में काम चल जाएगा अपना। आप क्या कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 का मतलब क्या होता है कि 1.5 गुना कर रहे हैं, 1.5 का मतलब 1.5 गुना ही तो होता है ना। तो अगर 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो इसका 1.5 गुना करते, तो 18 में 9 और जोड़ देते, 27 हो जाता, बट 15 से कर रहे हैं तो 270 बनेगा। ये परसेंटेज से तो 2 गया, तो 270 और 1 जीरो एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 15 से मल्टीप्लाई। अगर मुझे 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसी का तो आधा ही तो करना है आपका, लगभग इतना ही होगा। या फिर आप क्या कर दो, 18×5 90, 18×6 108, 18×7 126, जीरो से तो पॉइंट हट जाएगा, 7 से किया तो 126 हो गया। 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 को, फिर 0.06 को मल्टीप्लाई करना है, तो लगभग सेम ही आएगा, लेकिन 0.06 है तो ये लगभग कितना जाएगा भाई, 12.6 के करीब आएगा, एक्स्ट्रा कर दिया है मैंने वैसे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहां से आप करोगे 8, 3, 8 और 2, ये इतना इंटरेस्ट बन गया यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट आपसे पूछा गया तो 18,000 में 2838 जोड़ दीजिए, तो 18 और 2 20, 20,838 के करीब आएगा आंसर, 20,838 के करीब आएगा। तो आंसर क्यों कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 20,837.25। इस तरीके से आप करोगे, एक लाइन में ही सोल्व करना आपको एग्जाम में, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है कि आप बेसिक से फॉर्मूला लगा रहे हो, वो चीज लगा रहे हो, वो मत करना वहां पे। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति है वो अपने घर से सुपरमार्केट, अब इस टाइप का टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, और उसी पे बेस 110% पूछा जाता है। ये फिक्स टाइप के सवाल हैं, कई बार पूछे जाते हैं और ये पूछे ही जाएंगे आपके, दोनों का डिफरेंस और टाइम में डिफरेंस होता है। ठीक है, इस टाइप का सवाल होता है, बट यहाँ पर तो आपके पास क्या दे रखा है, आपको ये तो इजी दे रखा है, बट ये कंसेप्ट होता है ना एक डिस्टेंस वाला, कि दो आपको स्पीड दे रखी होगी, उनके बीच का डिफरेंस इनटू टाइम का गैप है, इस पे बेस्ड सवाल पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना। ठीक, इसमें तो ये टाइप नहीं है, अलग आपसे पूछा गया है कि वो जाते समय 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और आते वक्त 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, उसको टोटल टाइम इतना लगता है, तो सुपरमार्केट की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि डिस्टेंस मान लो आप अक्स, तो जाने में उसको इतना टाइम लग गया, फिर आने में भी अक्स ही चलेगा, तो अक्स को चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टोटल टाइम यही हो गया क्या, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 1.5 आवर। ठीक, इसको सोल्व कर दोगे, एलसीएम लोगे 10, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 3x इज इक्वल टू 1.5। अक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3 पंजे 15, अक्स की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इस तरीके से करोगे, बट ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस पर भी बेस सवाल पूछा जाता है टाइम एंड डिस्टेंस में। नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोला गया है, पेरीमीटर का, ये फेमस सवाल है, सारे के सारे सवाल हैं, और ये प्रीवियस ईयर में लास्ट 2-3 सालों से एक ही टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं इस तरीके से। अगर पेरीमीटर ना दे रखा हो तो एरिया दे रखा होगा, फिर एरिया का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो दोनों कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, एक पेरीमीटर का और एरिया का। अगर एरिया दे रखा हो तब कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। तो आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो जब भी पेरीमीटर का रेशियो होता है वो उनके साइड के रेशियो, उनके जो रेडियस के रेशियो, उनकी
हाइट के रेशियो, उनके इन रेडियस के रेशियो, उनके सरकम रेडियस के रेशियो, तो सब के बराबर होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ से इनकी पेरीमीटर का रेशियो क्या है, यहाँ से इसका पेरीमीटर एबीसी का 45 है, जबकि आपसे पूछा क्या क्या है, पी क्यू आर का पूछा गया, तो वही निकालना है, इज इक्वल टू इनका जो रेशियो होगा, पेरीमीटर का रेशियो होगा उनके साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो साइड आपको 12 दे रखी है और इसकी 18 दे रखी है। अगर साइड ना दे रखी होगी, हाइट दे रखी होगी या एल्टीट्यूड दे रखा होगा, तो भी यहाँ पे इसके बराबर होगा। और एरिया में क्या हो जाता है, जैसे आपको एरिया का रेशियो दे रखा होता है, वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो 12 और 18 है, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यही हो गया क्या आपके पास। तो जो आंसर आएगा वो तो वैसे भी पॉइंट में आएगा, एक ही ऑप्शन आपका दे रखा है पॉइंट में, ये आ गया आंसर। भाई यहाँ से 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, बाकी तो इंटीजर है, आंसर 67.5 ही आएगा। एक निश्चित अवधि के लिए 986 रुपए पर साधारण ब्याज हो 5% साधारण ब्याज की दर से, समान अवधि के लिए 1296 पर साधारण ब्याज से 62 रुपए कम है, तो प्रत्येक धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी। इस टाइप के सवाल वैसे 2015 में पूछे गए थे, और 2015 वाले सवाल है वो 2023 में आए हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर सवाल आपको करने होते हैं, क्योंकि वही रिपीट होते हैं। 986 और 1296, यानी ओवरऑल यही तो बोला है, रेट तो यहाँ पे सेम है, टाइम भी दोनों के लिए सेम ही है, तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि इनका दोनों का डिफरेंस वो 62 रुपए है इंटरेस्ट का। यानी सिंपल क्या बोल दे कि यहाँ से प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस कितना है, उसका यहाँ से रेट इंटू टाइम निकाल दे, तो वहीं गेप आएगा। आप बोलोगे 1296 और 986, 1296 रुपए है और आपको दे रखा है 986, दोनों के बीच में गेप कितना है वो देख लो आप पहले। तो यहां से गेप कितना हो गया, 0, 1 और 9, 3, 12, तो 310 रुपए पर 5% की रेट से टी टाइम के लिए इतना यहां से इनके बीच का गेप है। तो बस सिंपल यही लिखोगे, टाइम अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूंगा यहां से डिफरेंस कितना है, 62 रुपए का। 62 रुपए का डिफरेंस है किस पर, 310 रुपए पर, किस रेट से, 5 की रेट से इंटू 100। इसको सोल्व कर लो, 31 से डिवाइड करोगे 2 बार चला गया, 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, ये आ गया 4 साल, आंसर आ जाएगा 4 साल, ये हो गया। इसीलिए कंसेप्ट आपको सारे पता होने चाहिए, फिर लिखने के लिए आपके पास केवल और केवल 2-3 शब्द रहेंगे, उसी में आंसर आ जाता है आपका। नेक्स्ट देखो यहां से क्या पूछा गया है आपका, कि MNO केंद्र वाले एक सर्किल का व्यास है, एक आपको सर्किल दे रखा है इस तरीके से, एक सर्किल है जिसमें MN इसका डायमीटर है, MN डायमीटर है, O इसका सेंटर है, P और S है वो MN के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर, सरकमफेरेंस पर P और N, सॉरी M और N, सॉरी P और S ही है, तो P और S 2 पॉइंट है। बोला है कि यहां से P और M और N ये जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री दे रखा है, ठीक, और M N और S ये जो एंगल है ये आपका दे रखा है 35, ये 35 डिग्री दे रखा है। बोला है कि PMS और PMNS और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल के बीच का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल, इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया एक तरीके से। तो और आप ये ध्यान रखोगे यहाँ से, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये परिधि पर कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा। डायमीटर द्वारा सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये 50 है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 40 हो जाएगा, तभी 90 180 बनेगा। ये 35 है, ये 90 है, तो बाकी का बचा हुआ ये हो जाएगा 90 माइनस 35 कर दो, तो यहां से हो गया 55, यही हो गया। आपसे बोला गया है इनका टोटल, तो टोटल हो गया आपके पास 105 डिग्री और इनका टोटल हो गया आपके पास 95 डिग्री। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है, 4 3 7, ये तो 75 है ना, यहाँ से 75 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहां से, अब डीआई के सवाल हैं, तो डीआई के सवालों को आप छोड़ भी सकते हो, पहले राउंड में आपको नहीं करना है, एग्जाम में आपको पहले राउंड में नहीं करना है, दूसरे राउंड में करना है। पहले राउंड में देखते ही छोड़ देना है, चाहे कितना भी इजी आए आपका। वैसे बोला क्या है आपसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th स्टैंडर्ड इज वोट % लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th स्टैंडर्ड। तो यहाँ से बोला गया है कि 7th में और 10th में, दोनों में, यानी जो 10th में है वो कितने कम है, ये हमसे पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ से रेशियो देख लो या फिर कम देख लो यहाँ से। तो ये वैसे लिखा हुआ है आपका 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 17.85 होता है, और ये 12, तो ये कितना कम है, ये आपका 5 कम है 17 से, 5 कम है 17 से। 1/17 का मतलब लगभग 6% होता है, तो 6 30% के आसपास आंसर आएगा, 30% के आसपास आंसर ये हो गया। ऐसे करोगे आप, यानी पेन आपको कम चलाना पड़े, कंसेप्ट आपके माइंड में इतने भरे हुए होने चाहिए कि पेन लगाने की जरूरत ही ना पड़े आपको, तभी एग्जाम में आप कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। ये अच्छे लेवल का सवाल है।
ये कैलकुलेटिव सवाल है। इसमें आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, आपको सारे याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से फिक्स आएगा ये क्वेश्चन, और फिक्स है यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल आएगा आपका, और इन फॉर्मूले से में ही आएगा, इन फॉर्मूले में से कोई सा भी पूछ सकता है आपको, कुछ चीजें दे रखी होगी, एक चीज पूछी जाएगी, सारी चीजें देके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अगर यहां से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो इसके फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, पहला फॉर्मूला यहां से। इसमें क्या दे रखा होगा, जैसे ये पूछ लेगा आपको तो ए प्लस बी प्लस सी दे दे, ए बी बी सी सी दे दे, ये वाला पूछ ले, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। इसी को हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अंदर ये पूरा का पूरा इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले पे बेस ये सवाल पूछा गया है आपका, ये फॉर्मूला आपको लगाना है तभी ये वैल्यू आएगी आपकी। तीसरा फॉर्मूला आप इसी को ये लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, ये तो है, इसी फॉर्मूले से बनेगा सारे के सारे फॉर्मूले। a प्लस बी प्लस सी का है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है, ये होता है। तो यहां से अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca करेंगे तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 3 बन जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी दे दे, ए बी बी सी सी दे दे और ये वाली वैल्यू पूछ ले आपसे। इसी को कन्वर्ट करके एक और फॉर्म में बना सकते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम यहां से ए बी बी सी सी ए को अगर कन्वर्ट करें तो हम ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद ही रखने हैं। इसमें स्पेशल केस होते हैं, एक स्पेशल केस, अगर a प्लस बी प्लस सी ही 0 हो जाए तो यहां से आप बोलोगे कि a क्यूब, इस पर बेस सवाल पूछा जाता है, इज इक्वल टू 3abc, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। आपको a b c की वैल्यू इस तरीके से दे रखी होगी कि तीनों का सम करोगे तो 0 बनेगा, और आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर आपको डायरेक्ट कंडीशन दे दी जाएगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया जाता है। अगर इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहां पे कंडीशन होती है ए बराबर बी बराबर सी होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। इसी को हमने ये कन्वर्ट करके लिखा है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी आपकी, ठीक। तो आपसे जो कंसेप्ट पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहां से क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करना है तो 3 और 2 5 और 6 600 700 730 रुपए बन, 730 हो गए तो 730 डिवाइडेड बाई 2 ये बन गया। फिर करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 335 में से 215 घटाओगे तो ये बन जाएगा आपका 120 का होल स्क्वायर, तो 120 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी करोगे तो यहां से बन जाएगा आपका 20 और 30 35 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर कर दो या a माइनस सी का स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। 335 में से 180 घटाओगे तो 20, तो एक बच गया आपका, तो 200 हो गया। 120 और 155 155 का स्क्वायर, क्या यही आ गया क्या आपके पास? इसको सोल्व करना है। अब यहां से तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। 730 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। 120 का स्क्वायर करोगे यानी 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 00। 35 का स्क्वायर करोगे तो 4 3 चौक 12 25 हो गया, यहाँ से तो ये 12 25 हो गया। 15 155 है तो 155 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे भाई, यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, 225 में 15 और जोड़ दो 230 और 240, तो ये बन गया 240। इनको जोड़ दो, ये पूरा सम आ गया आपका। तो ये बन जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल की 1 2 2 4 और 1 5 4 और 2 6 5 और 4 9 और 3, ये बन गया आपका। तो इसको सिंपली किससे करना है, 730 डिवाइडेड बाई 2, इससे तो मल्टीप्लाई करना है। 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 18 दूना 36 19 दूना 38 19 दूना 38 8 दूनी 16 2 दूनी 4 5 दूनी 10, इसको मल्टीप्लाई करना है 730 से, तब आपके पास आंसर आएगा। अब ये कैलकुलेशन हो गई आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन।
क्वेश्चन देखने में कंसेप्ट इजी है, बट यहाँ से कैलकुलेशन आपके पास इतनी हो गई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। 2 डिजिट का, कितने भी डिजिट हो, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। लास्ट डिजिट आप निकालो। ये जीरो तो आना ही है, सभी में जीरो आना है, तो इसको तो हटा देते हैं, जीरो तो आएगा। अब देखो क्या करना है, इन 3 को अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 73 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो 5 या 15, 15 का 5 हासिल 1 चली जाएगी आके, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 7 बन गया। 7 इसका पीछा करेगा, 7 पंजे 35, 35 और 7 42, तो लास्ट में 25 आएगा, और जीरो तो आना ही है। ऑप्शन देख लो यहाँ से, लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 250 होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 250 होने चाहिए। ऐसे आप चेक करोगे लास्ट डिजिट। अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट अलग अलग होता तो लास्ट डिजिट निकाल लेते, यानी यूनिट डिजिट निकाल देते, आंसर आ जाता। बाकी इसको आगे सोल्व नहीं करना है, 73 से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट और 3 डिजिट निकालने के तरीके आने चाहिए। मैंने 10 शिफ्टों में यही बताया आपको कि कैलकुलेशन आपको ईजी कैसे बनाना है वहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन का पूरा बड़ा खेल है वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव आते हैं। 2-3 सवाल तो कैलकुलेशन वाले आएंगे आपके। एक दुकानदार है, वो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा बेसन का लड्डू है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे लड्डू में बांटना चाहता है, जिनकी रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो कितने बनाए जा सकते हैं, तो सिंपली यही है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है टोटल स्पेयर का वॉल्यूम। तो आर क्यूब डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा, तो 9 का क्यूब हो गया, और उसको छोटे छोटे डिवाइड कर रहे हैं 3-3 सेंटीमीटर के, तो 3 के क्यूब में यही हो गया। 3 से डिवाइड करोगे यहाँ से और 3 का क्यूब कर दोगे, आंसर आ गया 27। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 1 बचता है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, 8 ही तो है। ठीक है, 8 है। इस संख्या का घन करने पर, क्यूब करने पर 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो यहाँ से 512 को अगर 7 से ही डिवाइड करना हो तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ 7 7 49, 2 बचेगा, 7 या 21, एक रिमाइंडर बच गया, आंसर आ गया 1। ऐसे होगा। मशीन सी द्वारा असेंबल की गई कितनी कारों को मंजूर किया गया है, असेंबल की गई कितनी कारों को एक्सेप्ट किया गया है, वो पूछा गया है। तो देखो 550 को रिजेक्ट कर दिया गया है और 90% को एक्सेप्ट किया गया है, इसका मतलब 10% को रिजेक्ट किया गया है। तो ये 10% की वैल्यू है, जो 550 है ये 10% की वैल्यू है, और आपको चाहिए 90% की वैल्यू, ताकि एक्सेप्ट वाली निकाल सको आप। 0 से 0 चला गया, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 55 को करना है 9 पंजे 45, और 45 और 5 4 9, आंसर आ जाएगा 4950। PQ एक वर्त की जीवा है, एक कोड है आपके पास, एक सर्किल दे रखा है आपका जिसमें PQ है, ये बोल दिया मैंने PQ है, एक कोड आपको दे रखी है। अक्ष पर स्पर्श रेखा अक्ष आर बढ़ाई जाती हैं, ये अक्ष आर बढ़ाई जाती हैं इस तरीके से, अक्ष और आर है वो PQ को आगे बढ़ाने पर आर पर मिल जाता है, आर पर मिल जाता है। अक्ष आर की लेंथ है, अक्ष आर की जो लेंथ है वो आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, PQ की जो लेंथ है वो अक्ष सेंटीमीटर दे रखी है, और QR की लेंथ है वो अक्ष -2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये टेंजेंट थ्योरम हो गया आपके पास कि PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB होगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB करोगे, यानी सिंपल क्या कर दोगे भाई, 144 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA यानी अक्ष -2, PA इंटू PB टोटल करोगे, तो टोटल इसमें अक्ष और जोड़ दोगे तो 2x -2 बन जाएगा, 2x -2 ये बन गया। अब ऑप्शन मेथड लगा दो, अक्ष की वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे यहां से आप क्या पुट करो, 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 4 और 12 10, तो नहीं बन रहा 144, तो 7 पुट करोगे, यहाँ पे बन गया 5 और 12 12 पंजे 60, यही भी नहीं बन रहा। 10 पुट करोगे तो 8 और यहाँ से 18, 18 इंटू 144 होता है, आंसर 18 आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा। ध्यान रखना इस टाइप के सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा पे बना हुआ है, एक कोसेक थीटा को थीटा पे भी बन जाता है। कोसेक थीटा प्लस को थीटा दे दे या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दे, तो जब भी इस टाइप का सवाल दे दे तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1/√3 लिखोगे। ये चीज पूरी प्रोसेस में होनी चाहिए। अगर मुझे सेक थीटा चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से ये √3 तो दिया हुआ है ही, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√3 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है आपके। अगर मुझे टेन थीटा चाहिए तो माइनस कर दूंगा, यहाँ से माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो 3 और 1 4/√3 और 2 से डिवाइड करेंगे 2/√3। क्या सेक थीटा की वैल्यू अगर 2/√3 है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 पे ही तो होता है √3/2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 30 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो 1 + √3/2 आ गया, आंसर 4 आ गया। ऐसे बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, ज्यादा हार्ड आपसे पूछे नहीं जाता है। टाइम एंड वर्क का देखो ये सवाल है, ये तो बहुत फेमस सवाल है। 15 × 28 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं टोटल वर्क। अगर उसको 21 लड़के काम करे तो कितने दिन में करेंगे, तो 7 या 21, 7 चौक 28, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, आंसर आ गया 20। ये 5-5 सेकंड के सवाल है।
अब देखो यहाँ से प्रोपोर्शन से है तो पास वाली संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन दूर वाली संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो 8x इज इक्वल टू 12 × 3। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 9/2 हो गया आंसर 9/2। y माइनस 1/y, फिर से देखो ये सेम सवाल आ गया ऐसे, y माइनस 1/y और y क्यू माइनस 1/y क्यू, उसमें प्लस दे रखा था अभी जो सवाल आया था उसमें, तो यहाँ से माइनस निकाल के हम सोल्व कर रहे थे, इस बार माइनस ही दे दिया। तो क्या करना है, के क्यू प्लस 3k करना है, तो 729 और प्लस 9 तिया 27 जोड़ना है इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा 756 आ गया आंसर। ऐसे सवाल भी आएंगे आपके। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें बी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, सी है वो 60 डिग्री दे रखा है आपको, और पूछा क्या है आपसे, बोला क्या है कि ए बी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी और ए सी का मान क्या होगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैसे निकालोगे, एक साइड देके कैसे निकालोगे। तो हमेशा ध्यान रखना कंसेप्ट, यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। हाइट एंड डिस्टेंस में हम पढ़ते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है, ये वाली साइड ये वाली हाइट है h है, तो ये जो नीचे वाली बेस होगी ये h√3 होगा। अगर ये 60 डिग्री है, इसकी हाइट h ये है, परपेंडिकुलर h है, तो ये h/√3 होगा। ठीक, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाली साइड h है, तो ये जो हाइपोटेनस होगा ये सामने वाली साइड का दुगना होगा, 2h होगा। क्या होगा, 2h होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको किसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से 3 है, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो गया 3/√3 होगा क्या, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 ही लिख सकता हूँ। अगर ये √3 है, ये 3 है, तो इसका स्क्वायर करके क्या कर दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो 3 और प्लस 9 इसका रूट करोगे तो यहाँ से 12 बनेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3√12 को क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो 2√3 इसको हम लिख सकते हैं 2√3, ये हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो 2√3 और √3 आएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप के जो ज्यादा जो कैलकुलेटिव सवाल और जो एडवांस लेवल के सवाल हैं वो इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1-2 सवाल आपके नए देखने को मिलते हैं, बट पूरे सवाल नहीं होंगे कि 25 के 25 सवाल ही हार्ड आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखो, 8 सेक स्क्वायर 45 है, तो ये तो क्या होगा सेक स्क्वायर, यानी कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे √2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 करोगे 8 दूनी 16 हो गया, प्लस साइन 30 की 1/2 है, 1/4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो गया, 15 आ गया, यहाँ से 15 5 20 30 36 आ गया आंसर। ये सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, और हमेशा मैंने आपको एवरेज में हमेशा बोला है कि एवरेज के सवाल को हम बेसिक से कर ही नहीं सकते। अगर हम बेसिक से करने बैठ के तो एक सवाल ही आपका पूरा 25 मिनट ही खा जाएगा और फिर भी नहीं होगा आंसर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा थॉट प्रोसेस लगाते हैं। थॉट प्रोसेस कैसे लगाते हैं कि हमेशा क्या करते हैं कि एवरेज का मतलब ये होता है कि पैसों को बराबर बराबर बांटना, कोई भी ग्रुप दे रखा हो तो सबके बीच में बराबर बराबर बंटना चाहिए पैसा। तो कितना भी आपको एज दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको समझना यही है कि सबके पास में पैसे हैं वो। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि 12 बच्चों के समूह में सबका एवरेज बाहर है वो 66 है, इसका मतलब क्या समझोगे कि 12 बच्चे हैं और 12 बच्चों के पास में सबके पास 66 रुपए हैं, सबके पास क्या है 66 रुपए हैं। अब क्या हो गया कि यदि ए और बी के स्थान पर 2 बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल हो जाते हैं, इसका मतलब कि ए और बी तो चले जाते हैं और एक्स और वाई आ जाते हैं, जिससे क्या हो गया एवरेज बाहर यहां से क्या हो गया 65 kg हो गया, यानी 1-1 kg कम हो गया, यानी 1-1 रुपए सबके हिस्से से कम हो गए। अब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सबके हिस्से से 1-1 रुपए कम हो जाए, यानी उनसे कोई छीन के लेके चला जाए। जो बच्चे हैं 12 बच्चे हैं तो उनसे 1-1 रुपए छीन के लेके चले जाए तभी तो, यानी कम लेके उनसे 1-1 रुपए एक्स्ट्रा लेके चले जाए तभी तो यहाँ से कम होंगे उनके पास में। तो वो चीज की गई है, यानी ले जाने वाले हैं वो ज्यादा लेके चले गए और लाने वाले हैं वो कम लेके आए हैं। फिर आगे बोला गया है कि ए का जो वेट है वो बी के वेट के बराबर है, यानी ए और बी का दोनों के पास में बराबर बराबर पैसे ही हैं, दोनों लेके गए हैं तो बराबर बराबर ही लेके गए हैं, और जो दोनों आए हैं तो वो भी बराबर बराबर ही लेके आए हैं। और एक और सी है वो समूह में शामिल होता है, एक बच्चा अगर सी शामिल होता है तो उसका नया एवरेज ही 65 ही रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई आया और वो 65 ही रहता है, पहले जो एवरेज था 65 था, यानी सबके पास में 65 रुपए थे, और जैसे कोई नया व्यक्ति और आया जिसके बाद में सबके पास 65 रुपए हैं, इसका मतलब यानी जो नया व्यक्ति आया है वो अपना हिस्सा लेके आ गया, भाई 65 रुपए हैं वो 65 रुपए लेके आ गया खुद का हिस्सा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सबके पास पहले से ऑलरेडी 65 रुपए थे, वो और 65 लेके आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी के हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सी का जो हिस्सा है वो आपके पास सी का जो वेट है वो 65 kg है। ठीक है, बोला है यहाँ से सी का जो वेट है वो अक्स के वेट के बराबर है, यानी अक्स के पास में भी कितने होंगे 65 रुपए ही होंगे, तो अक्स के पास में भी 65 ही होंगे। तो अगर अक्स के पास में 65 होंगे तो वाई के पास में भी 65 ही होंगे, यानी अक्स और वाई का बराबर दे रखा है। ठीक है,
और इसने खुद ने बोला कि एवरेज क्या था, वो 65 रुपये था, यानी उनके ए और बी के जाने के बाद में एवरेज वो 65 हो गया, यानी ए और बी तो चले गए, एक्स और वाई 65 रुपये लेके आ गए, ठीक, 65 रुपये लेके आ गए। अब जो गए थे तो उसी की वजह से तो ये 65 रुपये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ए और बी हैं वो 66 तो लेके गए हैं भाई, जैसे ये 12 बच्चे थे, ठीक है, तो 12 बच्चे में से 2 व्यक्ति थे ए और बी, ठीक, ये बाकी के 10 बच्चे हैं। अब इनके पास में सभी के पास में 66 रुपए थे। अब जैसे ए चला गया और बी चला गया तो ये 66 रुपए तो आपके लेके गए ही हैं, 66 तो लेके चले गए। अब इनके पास में 66 ही रहते, अगर वो 66 लेके जाते, बट 65 बच गए। इसका मतलब क्या हो गया कि 65 लेके गया, नहीं 10 बच्चों से सबसे 1-1 रुपए छीन के वो लेके चले गए दोनों मिलकर, तो दोनों ने मिलकर 10 रुपए एक्स्ट्रा वो लेके चले गए वो इन सबसे। बाकी के जो 10 बच्चे थे 10 से 1-1 रुपए और छीन के लेके चले गए, तो यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए उनके बीच में, और दोनों ने क्या कर लिया फिर बराबर बराबर बांट लिया। भाई दोनों के पास तो बराबर ही है ना, तो 66 में 5-5 वोट दो तो 71-71, यानी दोनों का जो वेट था ना वो 71-71 के जीता, ए और बी का दोनों का ही। तो दोनों ए और बी हैं वो 71-71 रुपए लेके चले गए, तभी यहां से क्या हो गया, सभी का एवरेज है वो सबके पास में 75-75 रुपए हो गए, ठीक, तो यहां से 65-65 रुपए हो गए। तो एवरेज के सवालों को केवल इसी थ्योरी से समझते हैं। अगर आपने पहली बार ये कंसेप्ट सीखा है तो इससे पहले मैंने एसएससी जीडी के बच्चों के लिए पूरी कंप्लीट जो एवरेज के सवाल थे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड सवाल थे, वो मैंने थॉट प्रोसेस से बताए हैं। उसमें पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं इसमें पेन ही नहीं लगाऊंगा, ये केवल सोचने का काम है पूरा का पूरा, भाई इतने चले गए, इतने रह गए, इसकी वजह से ये इफेक्ट आया, इसकी वजह से ये इफेक्ट आया। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन को पेन लगाने की जरूरत ही नहीं होती है एवरेज के सवालों को। अगर पेन लगा लिया तो क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है। तो आज की शिफ्ट में 3 ही सवाल बेस्ट पूछे गए। एक तो जो पहले आया था, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और बाकी के जो लास्ट वाले 2 सवाल हैं ये भी अच्छे लेवल के सवाल हैं। इस टाइप के सवाल मेंस के लेवल के होते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछे गए इस टाइप के सवाल। क्या बोला गया है देखो यहाँ से कि मार्क प्राइस पे 7% का डिस्काउंट दिया गया और 25 वस्तुओं की खरीद पर 1 रुपए एक वस्तु का मुफ्त और कर दी गई, यानी 2 डिस्काउंट दिए गए हैं सक्सेसिव। एक तो 7% का डिस्काउंट दे दिया, एक ये डिस्काउंट दे दिया। क्या अगर ये सवाल इस तरीके से होता, केवल और केवल ये होता कि 25 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो डिस्काउंट कितना होगा तो निकाल सकते थे क्या? और यहाँ से डिस्काउंट पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, तो ये सवाल भी आपको बेसिक में पूछा जा सकता है। तो दोनों टाइप के सवालों को मिक्स करके एक नया टाइप बना दिया, वहीं एडवांस हो जाता है। और फिर उसको प्रॉफिट होता है 25% का, 25% का प्रॉफिट होता है। तो क्रय मूल्य और मार्क प्राइस है वो कितना अधिक है। ये कंसेप्ट तो वैसे इस कंसेप्ट पे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ये बोला जाता है ना कि डिस्काउंट देके D% का डिस्काउंट देके उसको P% का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में जो रेशियो होता है वो ये होता है। इस पर बेस पूछा गया है, बट इस बार डिस्काउंट है वो सक्सेसिव दे दिया, 2 डिस्काउंट दे दिया। और ये अगर यहाँ पे कुछ इजी कैलकुलेशन दे रखा होता तब तो ये हम लगा देते हैं, बट यहाँ पे इजी नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप डिस्काउंट निकालोगे ना, एक और डिस्काउंट, तो 1/26 आ रहा है भाई। यहाँ से 25 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त मिलती है, यानी 26 रुपए की चीज थी तो आप देखे कितने आए, 25 रुपए दे के आए हो। 26 रुपए पर 1 रुपए का आपको फ्री मिला है, डिस्काउंट मिला है, तो 1/26 × 100 ये आपको डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव नहीं निकाल सकते, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है अगर आप दूसरा तरीका लगाओगे। तो इस टाइप के सवाल को आपको रेशियो से करना है, रेशियो से करना है इस टाइप के सवालों को। और कैसे करोगे एग्जाम में वो चीज बता रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इस तरीका। 7% का डिस्काउंट दिया जाता है तो यहां से मार्क प्राइस पे दिया जाएगा डिस्काउंट। तो भाई 7% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 100 रुपए की कोई वस्तु थी तो 7 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में उसको, 93 रुपए में बेचा गया। ये इसका पहला रेशियो आ गया, ठीक। दूसरा डिस्काउंट दिया गया कि 25 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु में मुफ्त मिलती है। अगर 25 पेन 1-1 रुपए के हैं, अगर 25 पेन, जैसे मान लीजिए एक पेन है वो 1 रुपए का है, मार्क प्राइस उसका 1 रुपए है, तो आपने क्या किया, 26 तो पेन लेके आए ना आप, तो 26 पेन लेके आके और देख के कितने आए दुकानदार को, 25 रुपए, यही तो करके आए। एक तो आपने मुफ्त लेके आए हो, तो दिया तो आपने 25 रुपए ही है, लेके कितने आगे वैल्यू का 26 रुपए की वैल्यू लेके आ गए आप। तो 26 रुपए के पेन लेके आगे, लेकिन 26 चीजें लेके आगे, पैसे कितने दिए आपने, 25 रुपए दिए हैं। तो 26 की जगह 26 रुपए मार्क प्राइस था, तो दिया कितने आपने दुकानदार को, केवल 25 रुपए ही दिया है। था वो कितने का, 26 रुपए के थे वो, तो 26 की जगह आपने 25 का दे दिया। तो क्या यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया क्या, ये रेशियो आ गया। तो ओवरऑल रेशियो आ गया ये। अब यहां से ओवरऑल रेशियो निकाल दोगे, ओवरऑल रेशियो क्या आ जाएगा, कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 चौक 100, ये होगा। और कुछ कट रहा है यहाँ से 2 से और काट दीजिए, तो 13 दूना 26, और यहाँ से 2 से और काटेंगे तो क्या, यहाँ से 4 से ही कट रहा है ना यहाँ से, बट यहाँ पे तो 93 है ना, 4 से कैसे कटेगा, यहाँ पे 93 है।
ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये 93 है, तो 26 इंटू 4 करोगे यानी 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100 और 4 और एक साथ जोड़ दोगे 104। तो मार्क प्राइस अगर 104 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 93 होगा। क्या यही होगा क्या, तो आपके पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, क्योंकि मार्क प्राइस 104 है तो सेलिंग प्राइस 93 होगा। हमसे बोला गया है कि जब इसको 93 में बेचा जाता है तब उसको 25% का प्रॉफिट होता है, यही बोला है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या यहाँ से, कॉस्ट प्राइस क्या जाएगी इसकी, भाई 93 में जब बेचा जाता है तब उसको 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का मतलब 1/4, 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा जाता है, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा जाता है, और खरीदा कितने में गया, 4 रुपए में, 25% प्रॉफिट होता है, तो 5 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू निकाल दोगे, तो क्या आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ गया, क्या ये कॉस्ट प्राइस आ गया आपका। तो यहां से कॉस्ट प्राइस है, बोला है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो इसको सोल्व करोगे आप, तो ये बन गया आपके पास 93 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, और ये रेशियो निकाल दो आप। अब हमें केवल इन दो से मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ये आ गया, मार्क प्राइस ये आ गया, कितना एक्स्ट्रा है वो निकालना है। तो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है कि ये 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24, ये हो क्या, 93 से कितना हो गया, ये 93 से हो गया 130, 93 से 130, तो 93 से 130 बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस 93 था, मार्क प्राइस कितना कर दिया, 130 कर दिया, कितना बढ़ाया गया यहाँ से, तो आप बोलोगे 37 बढ़ा दिया गया, कितने पर बढ़ाया गया, 93 पर इंटू 100, ये इतना मार्कअप एक्स्ट्रा किया गया है। अब इसको सोल्व करो, अगर आपको यहां से डिवाइड करना आता है तो सोल्व करके बता दीजिए, बट ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बन गया, मुझे पता है ये तरीका आपको नहीं आता है, आप कैसे सोल्व करोगे इसको। और ऑप्शन देखो, 38.87, 39.78, 37.88, अप्रोक्सीमेशन भी कैसे लगाओगे आप, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते इसमें, तो आपको फिर डिजिट चाहिए आपको। तो कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप के सवालों को, लास्ट डिजिट को आप काट दीजिए, 9 के यहां से फाड़ा बोलना आपको, तो देखो यहां से कितना लिखा हुआ है, मैं इस तरीके से बोल दूं पूरा का पूरा, ये 3700 है, इसको तो यहाँ पे रहने देते हैं, इसको सोल्व करना बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान रखना कैसे सोल्व करते हैं इसको। 3300 डिवाइडेड बाई 93 ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है मुझे, तो 3 को यहां से काट दो पहले तो, फिर 9 का यहां से टेबल बोलनी है, ठीक है, 9 का फाड़ा बोलो, तो 9 चौक 36 होता है, लेकिन जब वो माइनस जो बचेगा तो उस रिमाइंडर में से ये घटाने पर उसमें से माइनस होना चाहिए, क्या चीज भाई, जैसे मान लीजिए मैं 9 चौक 36 ले लेता हूं, तो बचेगा कितना, 10 ही बचेगा, ये 10 ही तो बचेगा, तो 9 बार चला गया, 4 बार चला गया यहाँ से, 4 बार 9 चौक 36, तो फिर क्या करना, दूसरा स्टेप जो होता है ना, वो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस 10 में से घटाना होता है, पर 10 में से तो माइनस हो ही नहीं रहा ना, इसलिए इससे कम ले लेते हैं अपन, तो 4 ना लेके हम क्या लेते हैं फिर, 9×3 = 27 और 9 चौक 36 आ रहा है, तो 4 बार 9×3 = 27 ही ले लीजिए आप, ठीक है, तो 27 लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ से 10 बच जाएगा, और एक जीरो आगे ही है, तो ये 100 बच गया आपका। अब ये 100 बच गया, अब 100 में से आप क्या कर दोगे, 3×3 = 9 घटा दोगे, तो बचेगा कितना, 91 बच जाएगा, ठीक, 9×3 = 27, 9 चौक 36, 36 और 3, ठीक, यही आएगा आपके पास। तो 9×3 = 27 के बाद में 10 बच गया, उसको 100 और 3×3 = 9 घटाओगे, 91 बच गया। अब इस 91 में भाग देना है 9 से, फिर से 9 से भाग दोगे तो 9 नाम 81 होता है, 9 बार जाएगा, 9 नाम 81, 9 डाई 90 होता है, लेकिन वो 10 बचेगा, फिर से माइनस नहीं होगा, तो एक कम ले लेते हैं, तो 9 बार ले लेंगे, तो यहाँ से 9 नाम 81, 9 बार ले लिया, बचेगा कितना, फिर से 10 बच गया आपके पास, तो ये वापस से 100 ही बनेगा, क्या एक और जीरो है, तो अब ये 100 बच गया, तो 9×3 = 27, इसमें से 27 घटाओगे, इसमें से 27 कम करोगे, तो बच जाएगा आपके पास कितना, 27 और 3×3 = 70, तो 73 आ गया, ये रिमाइंडर आ गया आपका वैसे। अब पॉइंट लगा दोगे, 73 रिमाइंडर आ गया। अब वैसे आंसर जो आएगा ना वो 39 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जैसे 9 से डिवाइड करोगे तो 9×7 = 63, 9×8 = 72, तो 7 बार करोगे 9×7 = 63, तो 39.7 के करीब आएगा आंसर। वैसे एग्जैक्ट आएगा आंसर, जैसे आगे सोल्व करोगे ना, अब इसी प्रोसेस से सोल्व करते जाओगे, 9×7 = 63 हो गया, तो बचेगा कितना, 10 बच गया, फिर से वापस, फिर 7 ये 21 घटाओगे, इसमें से 100 में से 21 घटाओगे, फिर सोल्व करोगे तो ये आगे 8 हो रहा जाएगा। ये डिवाइड करने की, एक लाइन में डिवाइड करने का तरीका है, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेशन का करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है अप्रोक्सीमेशन में, तो फिर एग्जैक्ट वाला तरीका लगा के आप सोल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 39.78%। यानी आपके पास किसी तरीके की कैलकुलेशन आ जाए, आप करने के लिए तैयार हो, मल्टीप्लीकेशन आए तो भी आप कर सकते हो, कोई सा भी डाटा दे रखे। ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक के भरोसे ही जाओ वहां पे कि 25 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आएगा, 75 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आएगा, नहीं, रेंडमली आ सकता है। 73 से मल्टीप्लाई करना आ जाए, 39 से मल्टीप्लाई करने का आ जाए, 47 से मल्टीप्लाई करने का आ जाए, तो भी तरीके पता होने चाहिए कैसे मल्टीप्लाई करता है। अगर नहीं पता तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पूरे तरीके बताए हैं उस कोर्स में, वो कोर्स आप परचेज कर लीजिए एक बार, कैलकुलेशन की दिक्कत ही नहीं होगी आपकी, कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे, ठीक है। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई है, और
बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। परसों का एग्जाम है तो ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है, जितना फ्री होकर आप एग्जाम दोगे उतना ही बेस्ट होगा आपका। जो तैयारी करनी थी वो सब कुछ तैयारी हो चुकी है, अब आराम से रिलैक्स होकर आप एग्जाम देने जाओ, अच्छा ही होगा आपका। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब नई सीरीज स्टार्ट करेंगे सीजीएल के लिए। जो भी बच्चे ऐसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।